जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद मतीन मॉडर्न क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछला जो मैंने प्रश्न दिया था उसमें मैंने दिया था कि वर्तमान समय में भारत के गृह मंत्री एवं भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं। तो आप सबने बहुत अच्छा आंसर दिया है। जिन्होंने आंसर दिया उनके नाम लेना मैं चाहूँगा, चूँकि उसमें बहुत उन्होंने एफर्ट लगाया। रंजीत जी ने आंसर दिया सबसे पहला, फिर अनवारुल जी ने दिया है, सुमन जी ने दिया, रवि रंजन कुमार जी ने दिया है, गुंजा मिश्रा जी ने दिया है, रतनपाल जी ने आंसर अच्छा दिया है, एहतशाम जी ने बहुत अच्छा आंसर दिया है, दीपक गुप्ता जी ने दिया है, अशरफुल जी ने दिया है, मुअज्जम खान जी ने दिया है और अली जी ने दिया है। तो इतने लोगों ने आंसर दिया है। गुड एफर्ट। आप लोग ऐसे ही एक एक प्रश्न का उत्तर देते रहिएगा। जब आप एक प्रश्न का जब उत्तर दे देते हैं ना, तो वो आपको याद हो जाता है, आप उसको भूलेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि हमने ये रिप्लाई किया, हमने ये आंसर दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप हर प्रश्न का उत्तर देते रहिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, पिछली बार मैंने जो गंगा के नदी के बारे में पढ़ाया था, उसमें से मैंने किसी का प्रश्न देखा था। उसने पूछा था कि सर, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। शायद गुंजा जी ने मैसेज किया था। तो दक्षिण भारत की जब सबसे लंबी नदी की बात करेगा तो वो गोदावरी नदी होगी। ठीक है दोस्तों, गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी होगी। और वहीं अगर पूछेगा कि भारत की सबसे लंबी नदी तब कौन सी होगी, तब गंगा नदी होगी। अगर ऐसे कुछ अगर आप लोगों को डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिखा करिए, मैं अगली बार उसका रिप्लाई कर दिया करूँगा। ठीक है दोस्तों, और जहाँ तक रही विश्व की सबसे लंबी नदी, वो तो नील नदी है, और सबसे बड़ी नदी वो अमेजन नदी है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों मैं गंगा नदी तो ऐसे ही मैंने पढ़ा दिया था, इसलिए पढ़ा दिया था कई लड़कों ने बोला था कि सर प्लीज़ गंगा नदी का डाउट क्लियर कर दीजिए, कहाँ से निकलती है, कहाँ पे जाती है और कैसे उसका फिगरिंग किया जाता है। तो मैंने फिगर तो बना दिया था, उसमें आप लोग समझ गए होंगे। आइए हम चलते हैं स्टार्टिंग से, जियोग्राफी। दोस्तों अब बात समझिएगा, हम पढ़ाने जा रहे हैं जियोग्राफी। आप लोग भी देखिए, इतना समझ के पढ़ाई कीजिएगा कि जितने भी आप पढ़ाई करने जा रहे हैं वो सब आप पढ़ चुके हैं। जितना भी पढ़ेंगे आप सब पढ़े हैं। वो बात अलग है कि कुछ चैप्टर आपने 6 में पढ़ा, कुछ पाठ आपने 7 में पढ़ा, कुछ पाठ आपने 8 में पढ़ा, कुछ 9 में पढ़ा, कुछ 10 में पढ़ा। लेकिन अब हमें क्या करना, कंबाइंड पढ़ना है। तब दोस्तों याद रखिएगा, जब आप पढ़ रहे थे 6, 7, 8 में, तब आपको इतना सा पढ़ना रहता था, लेकिन अब नहीं, अब बहुत ज़्यादा पढ़ना होगा। ठीक है, लेकिन उसमें छांटना है आपको। कैसे? सिलेबस के आधार पर। दोस्तों यही तो बात होती है कि हम लोग क्या करते हैं, कूद जाते हैं। एसएससी बैंक रेलवे में लेखपाल का भर्ती आ गया, पता चला डाल दिए फॉर्म, अब लगे रट्टा मारने। नहीं, रट्टा ऐसे नहीं मारना। रट्टा हमें बिल्कुल माइंड सेट करके सिलेबस की अकॉर्डिंग, सिलेबस के आधार पर हमें पूरी तरीके से तैयारी करनी है। तो दोस्तों आइए ज्योग्राफी के बारे में जानेंगे। ज्योग्राफी के बारे में ज़रा सा नहीं जानना है, मज़े का जानना है, लेकिन कितना जानना है, उतना जानना जितने से हमें सफलता मिले। दोस्तों मेरी एक बात याद रखिएगा, हर एक इंसान जो सफल है वो बुद्धिमान है। याद रखिएगा मेरी बात, कभी भूलिएगा मत। हर वो इंसान जो सफल है, जो नौकरी पा चुका है, वो चाहे ग्रुप डी का हो, चाहे ग्रुप सी का हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे आईएएस हो, वो सफल है। हम कितना ही बड़ा बुद्धिमान हो जाएं, बहुत बड़े ब्रिलियंट हो जाएं, मेरे पास कोई एक नौकरी नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, और आज की डेट में सर्टिफिकेट होना भी बड़ी बात नहीं है। सर्टिफिकेट मिल जाता है दोस्तों, मगर नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो दोस्तों नौकरी का होना भी सबसे बड़ी बुद्धिमानी का सबूत है। इस वजह से आप लोग प्लीज़ माइंड को ऐसा कंसंट्रेट कीजिए कि आप लोग जो है नौकरी किसी भी हाल में आपको पाना है दोस्तों। ठीक है ना, इसीलिए मैंने ये कहा कि आप लोग जो बुद्धिमान वो है जो नौकरी पा लिया है, यानी सफल आदमी वही है जो नौकरी पा लिया है। तो क्यों कहा है? क्योंकि हम जब चलेंगे अभी सिलेबस के आधार पर, तो उसमें आप लोग ज़्यादा ब्रॉड मत चलिएगा, इतना चलिए जितने सिलेक्शन हो जाए। एसएससी बैंक रेलवे यूपी टेट सी टेट में सभी एग्जाम में पूछने वाले प्रश्नों को मैं बार बार यहाँ पे मैं रिपीट कराता रहूँगा, और करंट अफेयर से भी रिलेटेड सारे प्रश्न का मैं उत्तर देता रहूँगा दोस्तों। ठीक है, आइए बात करते हैं जियोग्राफी। जियोग्राफी में हम किसका अध्ययन करते हैं दोस्तों? देखो, सबसे पहली बात है कि जियो प्लस ग्राफी। जियो प्लस ग्राफी, जियो का मतलब होता है पृथ्वी। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी। ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना। क्या होता है? वर्णन करना। तो पृथ्वी का वर्णन करना, इसका मतलब है वर्णन करना, यानी कि ज्योग्राफी के मतलब हो गया पृथ्वी का वर्णन करना। दोस्तों ज्योग्राफी में जब हम देखते हैं तो क्या आपको लगता है कि ज्योग्राफी में हम करेंगे तो सिर्फ पृथ्वी का ही अध्ययन करते हैं? जब पृथ्वी आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड जब प्रश्न आता है तो क्या आपने देखा हो कि सिर्फ पृथ्वी से रिलेटेड प्रश्न आता है? नहीं दोस्तों, पृथ्वी के कुछ भाई बहन भी हैं, कुछ माँ भी हैं, कुछ बाप भी हैं,
कुछ बेटी बेटे भी हैं, उनके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब मैं इस तरीके से कह रहा हूँ कि पृथ्वी के बारे में जान लेंगे तो उसके भाई बहन कौन, बुध, शुक्र, मंगल, अरुण, वरुण, शनि, बृहस्पति, इन लोगों के बारे में भी जानना पड़ेगा। बहन इसलिए कहा चूंकि शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है। बेटी बेटा इसलिए कहा चूंकि चंद्रमा को उसका बेटी या बेटा भी कहा जाता है। बात समझिएगा दोस्तों, इस वजह से मैंने कहा। तो जब आप सौरमंडल के बारे में जानेंगे तो आपको पता चलेगा यार सौरमंडल से भी बड़ा कुछ चीज़ें हैं। क्या है वो? तारामंडल है। फिर तारामंडल में जब जाएंगे तो आपको लगेगा इससे भी बड़ा कोई चीज़ है। तब आपको पता चलेगा यार कि आकाशगंगा है। अब आप आकाशगंगा में पहुंच गए, यानी आकाशगंगा के बारे में पढ़ने लगे तो आपको पता चला कि नहीं, अभी मुझे मंदाकिनी के बारे में पढ़ना है। अब जब मंदाकिनी के बारे में पढ़ लिए तो अब पता चला नहीं यार अभी तो ब्रह्मांड बाकी है। तो दोस्तों, पृथ्वी का अध्ययन ही कहलाता है जियोग्राफी। लेकिन जियोग्राफी के अंतर्गत हमें कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड विज्ञान, सोलर सिस्टम, सौरमंडल, पृथ्वी का अंतरिक्ष संरचना के बारे में जानना है, ग्लोब के बारे में जानना है। इन सब के बारे में जानने को ही हम क्या कहते हैं? जियोग्राफी। ठीक है दोस्तों। अब सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने आपको जब इकोनॉमिक्स का मैंने लिया था तो हमने क्लास में आपको कहा था कि इकोनॉमिक्स का पिता कौन कहलाता है? एडम स्मिथ। इकोनॉमिक्स का पिता यानी अर्थशास्त्र का पिता कौन कहलाता है? एडम स्मिथ। उसी तरीके से इतिहास का पिता हेरोडोटस। आइए दोस्तों बात करते हैं कि जियोग्राफी का पिता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, जियोग्राफी का पिता जब पूछेगा तो जियोग्राफी का पिता किसे कहा जाएगा? हिकैटियस। नाम नोट करते जाइए मेरे साथ दोस्तों, किसको कहा जाता है? हिकैटियस को। लेकिन दोस्तों, जब कभी पूछेगा कि व्यवस्थित भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, क्या पूछता है? व्यवस्थित भूगोल का पिता, व्यवस्थित भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब कहीं भी कहा कि व्यवस्थित भूगोल का पिता किसे कहा जाता है तो क्या नाम लेंगे आप? नाम लीजिएगा आप इरेटोस्थनीज का। इरेटोस्थनीज का नाम लीजिएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक किताब लिखी थी, एक किताब लिखा था इन्होंने। उस किताब का नाम क्या था? जियोग्राफिका। जियोग्राफिका। दोस्तों, इस किताब का बारे में ग्रुप डी में भी पूछ चुका है। जियोग्राफिका नामक किताब किसने लिखा था? जियोग्राफिका नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो किसने लिखा था? इरेटोस्थनीज ने। इन्होंने वर्णन किया था पृथ्वी का, इन्होंने पृथ्वी के बारे में वर्णन तो किया था, लेकिन कोई किताब नहीं लिखा था इन्होंने। इस वजह से अधूरे रह गए थे। लेकिन हाँ, याद रखिएगा कि जब कभी पूछेगा भूगोल का पिता किसे कहा जाता है तो नाम लिखेंगे आप हिकैटियस का। लेकिन पूछेगा व्यवस्थित भूगोल का पिता किसे कहा जाता है तो किसका नाम लिखेंगे? इरेटोस्थनीज का। और एक प्रश्न और पूछता है कि वर्तमान भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो इन्हीं को कहा जाता है दोस्तों, वर्तमान भूगोल का पिता इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगर पूछ लिया कि आधुनिक भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों, आधुनिक भूगोल यानी वर्तमान समय में जो भूगोल कंडीशन है, जो पृथ्वी की स्थिति है, उसके बारे में अध्ययन को हम बोलते हैं आधुनिक भूगोल। तो आधुनिक भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? उनका नाम क्या लिखेंगे? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट है दोस्तों, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। ठीक है दोस्तों, अब हमने देखिए फर्क क्या हो गया। सिर्फ भूगोल का पिता हिकैटियस, व्यवस्थित भूगोल का पिता इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज को क्यों माना जाता है? क्योंकि इन्होंने एक किताब लिखी जिसके अंतर्गत पृथ्वी का वर्णन किया, ब्रह्मांड का वर्णन किया। उसके बाद इनको वर्तमान भूगोल का पिता भी कहा जाता है, इरेटोस्थनीज को। लेकिन जब पूछेगा आधुनिक भूगोल का पिता तो नाम क्या लिखेंगे हम? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ये होंगे हमारे आधुनिक भूगोल के पिता। दोस्तों, अब उसी के बाद एक भूगोल के बारे में एक प्रश्न और करता है कि सांस्कृतिक भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? सांस्कृतिक भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? सांस्कृतिक का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि कहाँ का कल्चर कैसा है। जैसे भारत का कल्चर कैसा है, अमेरिका का कल्चर कैसा है,
अफ्रीका महाद्वीप का कल्चर कैसा है, उन सब के अध्ययन को हम बोलते हैं सांस्कृतिक भूगोल। क्योंकि पृथ्वी पर रहते हैं वो सब, भाई हम मानव हैं, हम डांस करते हैं, कौन सा नृत्य करते हैं, कौन सा नाच करते हैं, कौन सा कूद करते हैं, कौन सा खेल करते हैं, ये किसके अंतर्गत आता है, ये किसके अंतर्गत आता है भाई, ये आएगा आपका सांस्कृतिक भूगोल के अंतर्गत ही आता है। ठीक है दोस्तों, तो सांस्कृतिक भूगोल के पिता की जब बात करेगा तो उसका नाम लिखा जाता है, उस महा भूगोलवेत्ता का नाम लिखा जाता है कार्ल ओ सावर। कार्ल ओ सावर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। दोस्तों बहुत ढेर सारे भूगोल के बारे में पूछता है, लेकिन हमको उतने के बारे में नहीं पढ़ना है दोस्तों। ठीक है ना। आराम कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता किसे कहा जाता है, ये पूछता है आईएएस और पीसीएस में, यहाँ तक कि आईएएस में पूछता है दोस्तों, मगर लोअर एग्जाम में नहीं है। मैंने क्या कहा था कि हमको टारगेट को अटैक करना है, निशाने पर लगाना है, जो मेरा मेन शिकार है ना उस पर, यानी एग्जाम को हमें पूरा विधिवेत्ता नहीं बनना है, तो इसीलिए उसको रोकते हैं यहीं पे। अब एक प्रश्न लेकिन और बनता है, उसमें क्या कहता है कि भौतिक भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। ये तो देखिए भौतिक भूगोल के बारे में तो पूछ चुका है भाई, कई बार पूछता भी रहता है, इस वजह से भौतिक भूगोल के बारे में आप लिख लीजिएगा। भौतिक भूगोल का पिता, भौतिक भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, कहा जाता है, उनका नाम क्या है। भौतिक भूगोल का पिता पॉलिडोनियस को कहा जाता है। पॉलिडोनियस, पॉलिडोनियस। दोस्तों ये 4-5 नाम आप याद रखिएगा भूगोल के बारे में। जैसे आपने जूलॉजी यानी बॉटनी का नाम सुना होगा, जूलॉजी, बॉटनी और बायोलॉजी का नाम सुना होगा, उसमें एरास्तु भी है, एराटोस्थनीज, थियोफ्रेस्टस भी है, और कौन है, मतलब जूलॉजी में देखा जाए तो ये सब ही है। तो इसी तरीके से इसमें लेकिन कई लोग आ जाते हैं। भूगोल का कहा जाएगा थिकैटियस, वर्तमान भूगोल का एराटोस्थनीज, आधुनिक भूगोल का कौन कहा जाएगा, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, सांस्कृतिक भूगोल के पिता कार्लो सावर, वहीं भौतिक भूगोल का पिता किसे कहा जाएगा, पॉलिडोनियस को। दोस्तों ये बात यहीं पे हम खत्म करते हैं। अब दोस्तों जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि दोस्तों आप लोग जब भी पढ़ाई कीजिएगा तो सीक्वेंस से चलिए, स्टार्टिंग से ना, स्टार्टिंग से हम चलते हैं। अगर पृथ्वी के बारे में जानना है तो हमें सौरमंडल के बारे में जानना पड़ेगा दोस्तों। सौरमंडल के बारे में जानना है तो हमें आकाशगंगा के बारे में जानना पड़ेगा। आकाशगंगा के बारे में अगर जानेंगे तो उसके बाद पहले हमें क्या जानना पड़ेगा, मंदाकिनी के बारे में। मंदाकिनी के बारे में तो आप जब पहुंचेंगे तो आपको क्या नॉलेज मिलेगी कि यार ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं। दोस्तों आइए, ब्रह्मांड यानी कॉस्मोलॉजी, ये चैप्टर का नाम ही रहेगा कॉस्मोलॉजी यानी ब्रह्मांड विज्ञान। दोस्तों इसको नोट कर लीजिएगा, ब्रह्मांड विज्ञान। जितने दोस्त हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हैं सबसे मैं इसका फेयर मांगूंगा, याद रखिएगा। कई लड़के ने तो फ़ोन किया सर कि हम नोट्स बना रहे हैं, अब जब कहेंगे हम व्हाट्सएप कर देंगे। देखना मैं नोट्स मांगूंगा, इसका नोट्स मांगने का मतलब कि आप मुझे दिखाइएगा नोट करके, ठीक है। बहुत ब्रह्मांड विज्ञान, ब्रह्मांड विज्ञान में अगर हम बात करें तो किसका, विज्ञान का मतलब ही होता है अध्ययन करना, क्रमबद्ध अध्ययन करने को हम विज्ञान कहते हैं। मगर यहाँ ब्रह्मांड की बात आती है तो ब्रह्मांड यानी किसे कहते हैं, अब बात समझिएगा, ब्रह्मांड किसे कहते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा ब्रह्मांड किसे कहते हैं, परिभाषा सुनिए दोस्तों, हमेशा परिभाषा के बिल्कुल सिंपल भाषा में याद रखा करिए, याद हो जाएगा। कैसे, सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर, सूक्ष्मतम का मतलब क्या है दोस्तों, सूक्ष्मतम मतलब बिल्कुल छोटा सा पार्टिकल उठा लिया, मान लिया मैंने ये इसको डिलीट किया, ये भी पार्टिकल है ना, सिंगल पार्टिकल है। इसका वृहद रूप या छोटे, सूक्ष्मतम यानी छोटे से छोटे पार्टिकल्स को लेकर विशालतम, बड़ा सा बड़ा जो भी दुनिया में है, उन सबके समूह को हम क्या बोलेंगे, ब्रह्मांड कहेंगे। उन सबके समूह को हम क्या बोलेंगे, ब्रह्मांड कहेंगे। आइए लिख देते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं तब समझ में आएगा। लिखिएगा, सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर, अणुओं से लेकर विशालतम, विशालतम आकाशगंगाओं, आकाश गंगाओं के सम्मिलित समूह को ब्रह्मांड
कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर विशालतम आकाश गंगाओं के सम्मिलित समूह को हम ब्रह्मांड कहते हैं। याद रखिए दोस्तों, ब्रह्मांड किसे कहते हैं ये तो आपने देख लिया। याद रखिए कि जो भी चीज दुनिया में सब ब्रह्मांड के अंतर्गत है। मैं ब्रह्मांड के अंतर्गत हूं, मेरा ये मार्कर ब्रह्मांड के अंतर्गत है, घड़ी ब्रह्मांड के अंतर्गत है, ये जहां पे हम खड़े वो भी ब्रह्मांड के अंतर्गत है। जो पृथ्वी है जिस पर हम लोग बसे हुए हैं, जिसपे सारा 7 महाद्वीप है, 4 महासागर हैं, ये सब किसमें है? ये सब भी ब्रह्मांड के अंतर्गत ही आते हैं दोस्तों। याद रखिएगा, किसके अंतर्गत आएंगे? ब्रह्मांड के अंतर्गत। जब पृथ्वी ब्रह्मांड के अंतर्गत आएगा तो फिर क्या सौरमंडल नहीं आएगा? नहीं, सौरमंडल भी ब्रह्मांड का ही भाग है। जब सौरमंडल हमारा ब्रह्मांड का भाग है, फिर तारामंडल भी ब्रह्मांड का भाग है दोस्तों। जब तारामंडल ब्रह्मांड का भाग है तो फिर आकाशगंगा भी ब्रह्मांड का भाग ही है। जब आकाशगंगा ब्रह्मांड का भाग है तो फिर मंदाकिनी भी आकाशगंगा का भाग है। जब मंदाकिनी आकाशगंगा का भाग है तो पूरा ब्रह्मांड ही ब्रह्मांड कहलाता है। यह भी याद रखिएगा, पूरा ब्रह्मांड ही ब्रह्मांड कहलाता है, ब्रह्मांड। ठीक है दोस्तों, इस बात को हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। तो ठीक है, यह परिभाषा आप समझिएगा। सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर सूक्ष्मतम, छोटा से छोटा कोई चीज उठा लीजिए, धरती से, मंगल ग्रह से, बृहस्पति से, शनि से, अरुण से, वरुण से, ठीक है ना, चंद्रमा से उठा लीजिए, चंद्रमा भी हमारे उसी के भाग है। भाई जब पृथ्वी है सूर्य का भाग, उसी से टूटा था, और पृथ्वी से टूटा हुआ चंद्रमा, तो वो जब उसका भाग हो सकता है ब्रह्मांड का, तो चंद्रमा भी है ना दोस्तों। मंगल ग्रह के जितने ग्रह, 2 उपग्रह हैं, वो भी ब्रह्मांड का भाग है। तो कुछ भी आप नाम लीजिए ना, कुछ भी, वो सब ब्रह्मांड का भाग है। याद रखिएगा, जो भी चीज कहिएगा वो ब्रह्मांड का भाग है। जो चीज किसी पर स्थित है वो ब्रह्मांड का भाग है, क्योंकि हम सब विलीन एकदम पूरी तरीके से कवर्ड हैं ब्रह्मांड से। अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ब्रह्मांड के बारे में। कई लड़के बोलते हैं सर ब्रह्मांड समझे नहीं तो है क्या? आकाशगंगा है, मंदाकिनी है, तारामंडल है। तो नहीं, अब कंफ्यूजन रखने की वाली बात नहीं है। मैंने 2 लाइन में बस पूरी परिभाषा लिखवा दिया दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं, ये हो गया हमारा ब्रह्मांड के बारे में। अब बात करते हैं मंदाकिनी के बारे में, जिसको हम गैलेक्सी बोलते हैं। गैलेक्सी नाम सुना होगा अच्छे तरीके से। गैलेक्सी को हम क्या बोलते हैं? गैलेक्सी दोस्तों, इसी को मंदाकिनी कहा जाता है। दोस्तों जब ये समझ लेंगे ना, तो आप पृथ्वी की बहुत आसानी समझ जाएंगे कि पृथ्वी का निर्माण हुआ कैसे। अभी हम बताते पृथ्वी का निर्माण हुआ कैसे, जब हम मंदाकिनी आकाशगंगा के बारे में बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए पहले बाप को समझिए, फिर बेटे को समझिएगा, फिर पोते को समझिएगा। पहले बाप के बारे में, दादा के बारे में जान लीजिए। ये सब उसके बाप दादा हैं, ये तो गॉड फादर हैं, ये कॉस्मोस, ब्रह्मांड, इनके गॉड फादर हैं। बस समझिएगा। मंदाकिनी, मंदाकिनी कैसे, किसे कहते हैं दोस्तों? आकाश में असंख्य तारे हैं। कुछ तारे गुच्छे के रूप में होते हैं, सम्मिलित होते हैं, एकत्रित होते हैं। उन सबके समूह को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। यानी तारों के विशाल समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। दोस्तों आकाश में असंख्य तारे हैं, और वो तारे क्या होते हैं? पास पास करके इकट्ठा है, फिर कुछ दूर का गैप होता है। उसके बाद वो तारे जो हैं अपने आप में एक जगह बना लेते हैं, फिर कुछ तारे अपने आप में जगह बना लेते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे झुंड में हो, फिर थोड़ा सा गैप होता है, फिर झुंड में होते हैं, फिर थोड़ा सा गैप होता है, फिर झुंड में होते हैं। तो इसीलिए इसी को बोलते हैं मंदाकिनी। किसको बोलते हैं? तारों के विशाल समूह को। एक तारे से कभी मंदाकिनी नहीं बनेगा, एक तारे से तारा ही बनेगा। उसी तारे में नाम दिया गया सूर्य का जैसे। लेकिन मैं बताता हूं कैसे। देखिए, तारों के विशाल समूह को हम मंदाकिनी कहेंगे, यहां समझिएगा। आगे हम पृथ्वी सूर्य के बारे में चलेंगे। तो लिखिएगा, तारों के विशाल समूह को मंदाकिनी कहते हैं। मंदाकिनी कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, तारों के विशाल समूह को मंदाकिनी कहते हैं। आकाश में कुल मंदाकिनियों की संख्या कितनी है? हो सकता है ना, आकाश में कुल मंदाकिनियों की संख्या है 10⁻11। जब भी कभी पूछता तो ऐसे ही पूछता है आकाश में। अब लिखिएगा, कुल मंदाकिनियों की संख्या, कुल मंदाकिनियों की संख्या 10⁻11 है। 10⁻11 का मतलब क्या हो गया? 10 के आगे 11 जीरो है ना दोस्तों। तो 10⁻11 है, याद रखिएगा। कितने हैं? 10⁻11 है।
अब देखिएगा, जब 10⁻11 है और प्रत्येक मंदाकिनी में, आगे लिखिएगा तब समझ में आ जाएगा आपको, प्रत्येक मंदाकिनी में मंदाकिनी में 10⁻11 तारे हैं, तारे हैं। दोस्तों जब आकाश में कुल मंदाकिनियों की संख्या हो जाएगी 10⁻11, तो प्रत्येक मंदाकिनी में तारों की संख्या कितनी है 10⁻11। तो अगर अब पूछा जाए कि ब्रह्मांड में कुल कितने तारे हैं, तो क्या होगा, 11 ये 22, यानी 10⁻22 है ना, 10 घाते 22 तारे, ऐसे समझिएगा। अब तारों के बारे में जब भी पूछता है तो अरब खरब करोड़ 100 करोड़ 100 अरब नहीं पूछता है, ऐसे ही पूछता है पावर में देखे कि कुल मंदाकिनी की संख्या कितनी है 10⁻11, और एक मंदाकिनी में तारों की संख्या कितनी है 10⁻11, तो ब्रह्मांड में कुल तारों की संख्या कितनी है 10⁻22। तो लिखिएगा इस प्रकार आकाश में या ब्रह्मांड में, आकाश में कुल तारों की संख्या, कुल तारों की संख्या 10⁻22 है। दोस्तों ये नोट कर लीजिएगा, इस प्रकार आकाश में कुल तारों की संख्या कितनी है 10⁻22 है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आगे चल के, इसको नोट कर लीजिएगा, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट करके ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखिए दोस्तों जब मंदाकिनी कहा तो आपके माइंड में आता होगा आकाशगंगा। ठीक है दोस्तों, आकाशगंगा भी आता होगा। अब आकाशगंगा के बारे में जानिए। ठीक है, आकाशगंगा किसे कहते हैं ये याद रखिएगा, फिर तो आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों आकाशगंगा किसे कहते हैं, आकाशगंगा। दोस्तों आज भूगोल का सिर्फ परिचय हो रहा है, याद रखिएगा आकाशगंगा। इसी को दोस्तों इंग्लिश में मिल्की वे कहा जाता है, मिल्की वे। इसी को दुग्ध मेखला कहा जाता है, दुग्ध मेखला। अब दोस्तों आकाशगंगा किसे कहते हैं, अब देखिएगा आकाशगंगा किसे कहते हैं दोस्तों, मंदाकिनी मैंने कहा ना, तो जिस मंदाकिनी में हमारे पृथ्वी और सूर्य हैं, जिस मंदाकिनी में हमारी पृथ्वी और सूर्य हैं, उसे हम आकाशगंगा कहते हैं। अब ऐसा नोट कर ली, फिर मैं समझाता हूं। जिस मंदाकिनी में हमारी पृथ्वी एवं सूर्य विद्यमान है, विद्यमान का मतलब स्थित है, विद्यमान है, उसे आकाशगंगा कहा जाता है, उसे आकाशगंगा। दोस्तों मैंने कहा था अभी कि आकाश में 10⁻11 मंदाकिनियां हैं, लेकिन उसमें से एक मंदाकिनी हो गई जिसका नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया, आकाशगंगा। उस एक मंदाकिनी का नाम दे दिया गया, क्या नाम दिया गया भाई, आकाशगंगा नाम दिया गया। उस किसका नाम दिया गया, जिसमें हम लोग रहते हैं, जिसमें हमारी पृथ्वी है, जिसमें शुक्र ग्रह है, जिसमें मंगल है, जिसमें अरुण है, जिसमें वरुण है, जिसमें तारामंडल है। दोस्तों उसका नाम क्या दिया गया, उसका नाम दिया गया है आकाशगंगा। यानी आकाशगंगा एक मंदाकिनी है, मंदाकिनी आकाशगंगा है, लेकिन उस मंदाकिनी का नाम आकाशगंगा है। याद रखिएगा दोस्तों, उस मंदाकिनी का नाम आकाशगंगा है। तो दोस्तों मैंने अभी तक जो समझाया आपको, क्या समझाया कि ब्रह्मांड, जियोग्राफी में मैंने ये बता दिया कि जियोग्राफी की उत्पत्ति कैसे हुई, जियो तथा ग्राफी नामक शब्द से। उसके बाद इसमें हमने वर्णन किया है कि कौन किसके पिता हैं। फिर आया मैं ब्रह्मांड में, कॉस्मोलॉजी में ब्रह्मांड के बारे में बताया, मंदाकिनी के बारे में बताया, आकाशगंगा के बारे में भी मैंने बताया। अब आगे जो हम चलेंगे तारामंडल के बारे में, तारों के बारे में, फिर धूमकेतु के बारे में, उल्का पिंड के बारे में, बिल्कुल सीक्वेंस से चलेंगे। दोस्तों जल्दबाजी जरा सा ना करिएगा, अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन कीजिएगा। और प्लीज़ दोस्तों तैयारी में कोई कमी मत छोड़िएगा, तैयारी कंटिन्यू करते रहिएगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, अगला जो प्रश्न रहेगा वो प्रश्न इस प्रकार है कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति कौन थे।
हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति कौन थे, ये आपको प्रश्न का उत्तर बताना है और कमेंट बॉक्स में आप इसका रिप्लाई ज़रूर करिएगा दोस्तों। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगले वीडियो का इंतज़ार करिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।